Welcome to CBSE Toppers Academy. Today we are going to start part 2 of MCQs on acid, bases and salts. इसका पहले part 1 रिलीज किया था. क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन 40 तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुका हूं. नाउ वी आर गोइंग ऑनवर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन 40 हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूं. लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 41. A student added a few drops of universal indicator to 1 ml of the given solution. किसी सॉल्यूशन में एक दो ड्रॉप आपने क्या डाला, यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला और क्या देखा आपने, ग्रीन कलर इज प्रोड्यूस्ड. pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इन द रेंज ऑफ, pH वैल्यू जो है ये कौन सी रेंज में हो सकता है, ग्रीन कलर होता है. तो आपका दिमाग में जो pH का जो कलर है स्केल की, वो आपका दिमाग में पूरा का पूरा रहना चाहिए. चलो इसको वीडियो को पॉज करो, इसको आंसर करो. अब मैं अभी आपको थोड़ा सा क्लू देता हूं. चलो ये है आपका pH स्केल. यहाँ पे प्योर वाटर और ब्लड इज 7. ये देखो ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर. आप देखो रेंज क्या देखे रखा, 0 to 3, दैट इज यहाँ पे देखो रेड आपको दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं होंगे. 4 to 6 में जो है ये देखो येलो रेड धीरे धीरे ग्रीन होते जा रहा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. तो आपको देखो 10 to 12 इज टोटली आपका ब्लू है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाईली बेसिक. तो आपका जो रेंज होना चाहिए 7 to 9, दैट इज ग्रीन. यहाँ पे देखो ग्रीन कलर, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, थोड़ा सा ब्लूइश आ गया लेकिन ग्रीन है. यहाँ पे रेंज है, करेक्ट रेंज इज 7 to 9. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी. चलो लेट मी इरेज इट. और एक चीज़ है, आई होप आप लोगों ने अप टू क्वेश्चन 40 तक आप लोगों ने देख लिया पार्ट 1 वीडियो में. जिन लोगों ने देखे नहीं, पहले पार्ट 1 कंप्लीट करो, इसके बाद पार्ट 2 में आओ. क्वेश्चन नंबर 42. लेट अस रीड द क्वेश्चन. ए स्टूडेंट टेक्स 4 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन 4 टेस्ट ट्यूब्स. कौन सी टेस्ट ट्यूब है, PQRS. चारों में हमने क्या किया, डिस्टिल्ड वाटर लिया. इसके बाद क्या किया, ही देन डिसॉल्व्स इन ईच टेस्ट ट्यूब एन इक्वल अमाउंट ऑफ 1 सॉल्ट इन 1 टेस्ट ट्यूब. दैट इज ये जो सोडियम सल्फेट हमने कहाँ डाला, P टेस्ट ट्यूब में. पोटेशियम सल्फेट डाला Q टेस्ट ट्यूब में. कैल्शियम सल्फेट डाला R टेस्ट ट्यूब में और मैग्नीशियम सल्फेट डाला S टेस्ट ट्यूब में. क्लियर कंसेप्ट. After that, he adds an equal amount of soap solution in each test tube. इसके बाद इसको अच्छी तरह से शेक किया. शेक करने के बाद क्या देखेंगे, कौन सी टेस्ट ट्यूब में, दो टेस्ट ट्यूब का कॉम्बिनेशन देकर रखा, कौन सी टेस्ट ट्यूब में ऑब्जर्व करोगे गुड अमाउंट ऑफ लेदर, दैट इज फोम इन द टेस्ट ट्यूब. स्मार्ट क्वेश्चन क्लियर है. चलो मैं इसको इरेज करता हूं. आप लोग इसको आप वीडियो को पॉज करो, 2-3 बार रीड करो, इसके बाद आंसर करो. चलो मैं हिंट देता हूं. जिन लोगों ने थोड़ी सी हिंट देंगे, धीरे धीरे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखो सोप में क्या रहता है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स के बारे में आप मत जाओ, लेकिन खाली ये जानो सोप में क्या रहता है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स. मैंने लिख दिया, सोडियम, सोप कंटेन्स सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स. आप लोगों ने क्लू मिल गया, आंसर कर लिया होंगे. चलो जिन लोगों ने कर नहीं पाया, मैं और भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं. सॉफ्ट वाटर, सबसे पहले जानो सॉफ्ट वाटर क्या है. वाटर दैट इज फ्री फ्रॉम डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम. जिस वाटर में कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम की कोई सॉल्ट नहीं रहता है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर. और सॉफ्ट वाटर जो है आइडियल फॉर फोम फॉर्मेशन. ठीक है, इसमें कोई हार्डनेस नहीं है, तो बहुत इजीली आपका सोप जो है वो लेदर फॉर्म कर देंगे. और हार्ड वाटर क्या है, अगर सॉफ्ट वाटर पता है तो हार्ड वाटर की भी पता होना चाहिए. वाटर दैट कंटेन्स डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम एज बाइकार्बोनेट्स, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट. दैट इज कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम की जो सॉल्ट है वो किस तरह से रह सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड,
कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन की कोई भी सॉल्ट हो तो ये वाटर बनेंगे हार्ड, और हार्ड वाटर में सोप जो है लेदर फॉर्मेशन करने में काफ़ी दिक्कत होता है। और वाटर दैट कंटेन्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिस वाटर में, जिस हार्ड वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो इजीली रिमूव हो जाता है बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग करने से क्या होता है, बाय ऑन बॉइलिंग बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड टू द इनसोल्यूबल कार्बोनेट और नीचे सेटल हो जाएंगे, ऊपर वाला हो जाएंगे सॉफ्ट वाटर। अब आई होप यू कुड आंसर इट। जिस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट डाला, वो है आइडियल फॉर दैट इज इट इज अ सॉफ्ट वाटर। इस सॉल्ट डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डालता क्या है, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम और आयरन की कोई सॉल्ट डाल देते तो ये सोप लेदर इजीली फॉर्म नहीं होंगे। सो योर आंसर इज ए, दैट इज पी एंड क्यू। किस लिए कि पी एंड क्यू में हमने डाला क्या है, देख लो। He then dissolves namely sodium sulfate in P and potassium sulfate in Q. So सोडियम और पोटेशियम इसमें रहता है सोप में, तो it cannot disturb in forming foam. I think question is clear. Now let me erase it before going to the next question. Question number 43. In the neighborhood of your school, हार्ड वाटर रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज नॉट अवेलेबल। अच्छी बात है, आपने क्या किया, हार्ड वाटर चाहिए आपको एक्सपेरिमेंट के लिए, जो मिल नहीं रहा। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सॉल्ट्स अवेलेबल इन योर स्कूल, ए ग्रुप each member of which if dissolved in distilled water will make it hard. चलो, आपके पास हार्ड वाटर तो है नहीं, लेकिन आपके पास ग्रुप्स ऑफ सॉल्ट है। कौन सी ग्रुप्स ऑफ सॉल्ट मिला के आप डिस्टिल वाटर को कन्वर्ट करेंगे हार्ड वाटर में? ये क्वेश्चन से ये आपका सीबीएसई 2016 में आ चुके हैं। चलो आप लोग देख लो क्वेश्चंस, मैं तब तक इरेज कर लेता हूं। आप लोगों ने आंसर कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके, तो जिन्होंने कर नहीं पाया मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं। अभी क्वेश्चन नंबर 42 में हमने डिस्कस किया था कि हार्ड वाटर क्या है, the water which contains salts of calcium and magnesium। किस तरह से सॉल्ट होंगे, से बाइकार्बोनेट, से कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और क्लोराइड्स एंड सल्फेट सॉल्ट्स, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। आयरन का भी सॉल्ट रह सकता है, तो वो वाटर होता है हार्ड। तो हार्ड वाटर बनाने के लिए आपको क्या ऐड करेंगे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की सॉल्ट यूज करेंगे, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। सो योर आंसर इज डी। क्लियर? अब देखो, let us study the next question. Question number, a student was given a solution to find its pH. अच्छी बात है, his teacher declared his recorded pH as wrong. Student explained to his teacher all the steps done by him while finding pH of sample. Mark the step taken by the student in which he committed mistake. ये 2015 में आ चुके थे सीबीएसई में। मतलब है कि स्टूडेंट ने निकाला पीएच वैल्यू, लेकिन टीचर ने बोल दिया गलत। स्टूडेंट ने बताया कि हमने तो इस तरह से किया है। अब देखो एक एक करके कौन सी स्टेप में इन्होंने गलत किया। कलेक्शन ऑफ एपरेटस, आपने आंसर कर लिए होंगे। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूं। कलेक्शन ऑफ एपरेटस, ठीक है, ये तो लेना ही है। क्लियरिंग ऑफ वॉल, क्लीनिंग होना चाहिए था, जो भी हो। और वॉल एपरेटस, मेकिंग पीएच पेपर वेट एंड देन ड्राई एंड देन डिप इट इन सैंपल, रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस, इट इज करेक्ट। लेकिन आपका टेस्ट करने का पहले पीएच पेपर को पहले वेट करके बैठा है, इसके बाद सैंपल में डिप किया, ये जो स्टेप है ये गलत है। सो योर करेक्ट आंसर इज सी। चलो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। Question number 45. A student was provided with 4 samples of solutions as shown in the figure. Let us see the figure. These are the 4 solutions given, 1, 2, 3 and 4. ठीक है, he determined pH value of each solution by using pH paper. The correct sequence of color change of pH paper observed by the student will be इंडिगो, लाइट रेड, ग्रीन रेड। इस तरह से 4 ऑप्शन देके रखा। नाउ इस क्वेश्चन जो है ये 2015 में आए थे सीबीएसई टर्म 1 सेट टू 2015। अब देखो, इसको वीडियो को पॉज करो, आंसर करो। मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे रहा हूँ। सबसे पहले आप याद करो आपका पीएच स्केल की डिफरेंट कलर।
ठीक है। ये है आपका पीएच स्केल, इसमें डिफरेंट कलर्स है। आप देखो पहले क्या लिया, डायलूट सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, सो इट इज ए बेस। अगर बेस होता है तो कौन सी कलर होंगे, ब्लू होंगे। यहाँ पे ब्लू नहीं है, इंडिगो देकर रखा। सो आपका ऑप्शन जो है ये तो क्रॉस हो गया, ये भी आपका क्रॉस हो गया। So it is A and C. Now let us see लेमन जूस। लेमन जूस जो है वो थोड़ा सा एसिडिक है, तो आपको कौन सी तरफ से जाएंगे, इस तरह से जाएंगे तो लेस देन 7। देखो यहाँ पे लेमन जूस है 2, that is it is a red color, so light red, so it is a light red. Next is water, that is neutral, it is green color, it is green color, pure water, so it is green color. And dilute HCl is red in color, so your option is A. क्लियर। चलो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 46, a teacher provided acetic acid, water, lemon juice, aqueous solution of sodium hydrogen carbonate to students. इसको लेके क्या करना है, डिटरमाइन पीएच वैल्यूज ऑफ दिस सब्सटेंसेस यूजिंग पीएच पेपर। ठीक है, पीएच पेपर्स लेके इसको अपने डिटरमाइन द पीएच वैल्यूज, आपने पीएच वैल्यू निकाल लिया। वन ऑफ द स्टूडेंट्स रिपोर्टेड द पीएच वैल्यूज ऑफ द गिवन सब्सटेंसेस एज 3, 12 to 8 रेस्पेक्टिवली। Which one of these values is not correct? इन लोगों ने किस तरह से रिपोर्टिंग किया, 3, 12 to 8, इसमें कौन सी गलत है। ये सीबीएसई सेट 1 2019, ये 19 है। ठीक है, ये 2019 में ये क्वेश्चन सेट किया गया था। आप आंसर करो, वीडियो को पॉज कर लो, मैं आपको क्लू देने जा रहा हूँ। तो हो सबसे पहले देखो एसिटिक एसिड, इसका पीएच वैल्यू 3 हो ही सकता है, इसे एसिडिक एसिड। इसके बाद देखो लेमन जूस, आपका लेमन जूस जो है वो 2 हो सकता है। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ए बेस दैट इज 7 से ऊपर, दैट इज 8 हो सकता है। लेकिन वाटर का जो है वो 7.4 के आसपास कुछ वैल्यू होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या दिया, ये दिया है 12। सो योर आंसर इज 12 व्हिच इज रॉन्ग एक्चुअली पीएच वैल्यू। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप लोग इसको ये क्वेश्चन देख लो कि इसका पहले मैंने लिख भी दिया था, वाटर इज न्यूट्रल एंड हैज ऑलमोस्ट इक्वल। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि वाटर जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल एंड ऑल दैट इज प्योर वाटर। इट एक्चुअली ये है प्योर वाटर 7.4। प्योर वाटर इज न्यूट्रल एंड हैज ऑलमोस्ट इक्वल हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन aqueous or hydroxide negative ions, and hence its value is taken as 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द आंसर इज बी, pH ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज 7 एंड इज न्यूट्रल बिकॉज। आप आंसर करो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। किस लिए न्यूट्रल है, बिकॉज आप बताओ, इट हैज मोर OH नेगेटिव आयंस, नो आयंस, मोर H3O नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव आयंस, ऑलमोस्ट इक्वल H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। ये तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। सो योर आंसर इज डी। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो नेक्स्ट स्लाइड। Question number 48. What is observed when a pinch of sodium hydrogen carbonate is added to 2 ml of acetic acid taken in a test tube? Different options देकर रखा, form sodium acetate and carbon dioxide, form sodium carbonate and carbon dioxide and water, form sodium carbonate, carbon dioxide and water, form sodium acetate, carbon dioxide and water, none of the above। ठीक है, ये सीबीएसई सेट 1 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलो आप वीडियो को पॉज करो और आंसर करो। ठीक है, मैं अभी हिंट्स देने जा रहा हूँ। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है, ये है मेटल, दैट इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपने किसके साथ रिएक्शन करवाया, एक एसिड के साथ। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड का साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है। साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आपको पता है। तो यहाँ पे खाली कार्बन डाइऑक्साइड देके रखा, तो ये तो गलत है। नॉन ऑफ द अबव हम देख लेते हैं। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनना, कार्बन डाइऑक्साइड बनना एंड वाटर बनना, तो आपका ये आंसर हो सकता है। हम देख लेते हैं, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये भी हो सकता है। नॉन ऑफ द अबव आपकी कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। आप देखो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है दैट इज मेटल कार्बोनेट जब एसिड का साथ रिएक्शन कर रहा है, कौन सी एसिड, एसिडिक एसिड, दैट इज CH3 COOH। तो क्या होगा,
ये जो हाइड्रोजन है इसको सोडियम एटॉम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इट विल रिप्लेस दिस हाइड्रोजन, तो क्या बनेंगे CH3COO दैट इज सोडियम एसिटेट। साथ में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है। सो योर आंसर इज सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलो मैं इसमें लिख भी देता हूँ एक नोट बना के। व्हेन एसिटिक एसिड reacts with sodium hydrogen carbon, that is metal bicarbonate or metal hydrogen carbonate or metal carbonate, sodium displaces hydrogen from the acid and forms sodium acetate, carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे मैंने एक इंफॉर्मेशन देकर रखा, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कलरलेस, खाली कलरलेस नहीं है, ऑर्डरलेस, कोई इसमें स्मेल नहीं है। एंड इवॉल्व विथ ब्रिस्क इफार्बेसेंस, यहाँ पे ब्रिस्क हमने वर्ड दिया नहीं, लेकिन आप लोग लगा लो ब्रिस्क इफार्बेसेंस, तुरंत निकाल जाएंगे। सो योर आंसर इज सी। चलो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, ए गैस इज लिबरेटेड immediately with brisk effervescence when you add acetic acid to sodium hydrogen carbonate powder in a test tube. Identify the gas. with brisk effervescence होने से आप, और क्या है, एसिटिक एसिड के साथ आपने क्या रिएक्शन करवाया, सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज मेटल कार्बोनेट। तो आपको पहले भी बताया, अभी जस्ट क्वेश्चन में 48 में हमने डिस्कस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेंगे विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ऑर्डरलेस, colorless gas, ठीक है। So your answer is C, that is carbon dioxide. Let us take the next question. If carbon dioxide gas is passed through lime water means calcium hydroxide, it turns milky. This is due to the formation of a precipitate. Name the precipitate formed and its color. ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन देखे रखा, देख लो क्या क्या ऑप्शन है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट व्हाइट इन कलर, कैल्शियम कार्बोनेट येलो इन कलर, कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट इन कलर, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट इन कलर। ठीक है, ये चारों ऑप्शन देके रखा। आप लोग इसको पॉज करो, वीडियो को आंसर करो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो, जिन लोगों ने कर नहीं पाया वो देख लो। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे लाइम वाटर में, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे प्लस वाटर बनेंगे। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये प्रिसिपिटेट है एंड color of the precipitate is white. So your answer is calcium carbonate white and it is white in color. So your answer is D. चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 51, a solution turns red litmus blue, its pH value is likely to be 1, 4, 5, 10। आपको चूज करना है द राइट आंसर। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोगों ने आंसर कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके आंसर करो। ये जो है रेड लिटमस को ब्लू बना रहा है, इसका मतलब है सॉल्यूशन इज बेसिक। अगर बेसिक होगा तो इसका पीएच वैल्यू होगा 7 से ऊपर, यहाँ पे एक ही वैल्यू है 7 से ऊपर, दिस इज 10। सो योर आंसर इज डी। चलो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, ए सॉल्यूशन रिएक्टेड विथ क्रश्ड एगशेल्स to give a gas that turns lime water milky। ये भी बोल दिया, ये बोलना भी नहीं चाहिए था। चलो, the solution contains NaCl, HCl, LiCl, KCl। अब बताओ, आप लोगों ने आंसर कर लिए होंगे। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, पहले आप वीडियो को इरेज करके अपने नोटबुक में नोट कर लो, अब मिलाओ। ये जो क्रश्ड एगशेल से ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज calcium carbonate, calcium is a metal, that is a metal carbonate reacts with a solution, reacts with acid, तब जाके क्या देंगे आपको, एक गैस देंगे that turns lime water milky, that is कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ये भी बोल भी दिया था। तो सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे आपका एसिड, that is HCl is the acid। so कैल्शियम कार्बोनेट, ए मेटल कार्बोनेट प्लस HCl इज इक्वल टू क्या रिएक्शन करके क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सो योर आंसर इज बी, दैट इज HCl। मैं इसको इरेज करने दो मुझे। Question number 53,
10 ml of solution of sodium hydroxide. After 10 ml of solution of sodium hydroxide is a base, is found to be completely neutralized by 8 ml of HCl. That is 10 ml of sodium hydroxide can completely neutralized by 8 ml of HCl. If you take 20 ml of the same solution of sodium hydroxide, amount of HCl solution, the same solution as before, required to neutralize it will be 4, 8, 12, 16. ठीक है, कितनी एसिड को और न्यूट्रलाइज कर पाएंगे? तो आप लोग इसको थोड़ा सा सोचो। या नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द क्लू। वेरी सिंपल है, आपको 10 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर न्यूट्रलाइज कर पाता है 8 ml ऑफ एसिड को, तो 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन न्यूट्रलाइज इसका डबल, दैट इज 16। लेकिन मैं इस तरह से आंसर करने नहीं जा रहा हूं। अगर यहाँ पे 8 ml ना बोल के ये 15 ml बोलता तो क्या डबल कर लेते हैं? सर्टेनली नॉट। तो इसका बेसिक आप समझ लो, मैं बेसिक अभी समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले है रेशियो ऑफ एसिड एंड बेस शुड बी सेम फॉर न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें 16 है, लेकिन इसमें भी हम नहीं समझाएंगे, हम तुम्हें एक सिंपल सी अरिथमेटिक करके समझाऊंगा। देखो क्या लिखा मैंने, 10 ml ऑफ बेस कैन न्यूट्रलाइज 8 ml ऑफ एसिड। सो 1 ml ऑफ द बेस कैन न्यूट्रलाइज, क्या होगा, ज्यादा कर पाएंगे कि कम एसिड को कर पाएंगे? कम एसिड को। अगर कम होता है तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 8 by 10, डिवाइडेड बाय 10, सो 8 by 10। नाउ इफ यू टेक 20 ml ऑफ बेस, अभी देखो ज्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, सो 8 by 10 into 20 इज इक्वल टू 16। सपोज यू हैव टेकन 15 ml ऑफ बेस, तो क्या होगा, 8 by 10 इंटू 15, दैट इज 12 ml। ये जो है ये आप समझ लो, तो कोई भी फिगर यहाँ बैठाएंगे तो आप कर पाएंगे। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? यहाँ पे indigestion की मतलब है आपका जो पेट में जो एसिडिटी होता है, तो which one is used as a remedy, as a medicine? वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप लोग खाएंगे एंटासिड, ये तो कोई क्वेश्चन आंसर ही नहीं है। चलो मैं इसको रीड कर रहा हूं। सो इट इज एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 55, एसिड शोज एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दिस इज ड्यू टू एसिड डिसोसिएट्स, certainly ठीक, into hydroxyl ions in presence of water. Acid dissociates into hydronium ions in presence of water. Acid dissociates into H negative ions in presence of water. None of the above. वेरी सिंपल क्वेश्चन से मैंने अपना वीडियो जो रिलीज किया था, इसके ऊपर मैंने काफी अच्छा तरह से इलाबोरेटली डिस्क्राइब किया था। तो आप लोग एसिड बेस सॉल्ट्स की जो डिटेल डिस्क्रिप्शन में जो हमने दिया था वीडियो, वो सब देख लेना। चलो तो क्या है, एसिड शोज एसिडिक बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या मिला, आपको इन्फॉर्मेशन, जो एसिडिक बिहेवियर है वो खाली दिखाते हैं कब, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट इज एक्वास सॉल्यूशन में। तो एसिड्स में जो एसिड जो आप देते हैं, ये मैंने सर्टेनली पार्ट 1 में भी समझाया, बाद में भी इसको इलाबोरेटली डिस्क्राइब किया। एसिड जो है वो डिसोसिएट्स होता है इंटू यहाँ पे ये भी गलत है, H निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, एक्वास। लेकिन यहाँ पे लिखा है एसिड डिसोसिएट्स इनटू H3O पॉजिटिव आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। मैंने अपना पहले वाला वीडियो में बताया था कि ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस होता है, बट हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। ये आयन ये क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O पॉजिटिव आ जाते हैं, आयंस बनाते हैं। तो इसका ऊपर मैंने वीडियो में डिटेल डिस्कशन किया, आप देख लीजिएगा। सो योर आंसर इज बी। चलो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि आपका नोट के लिए, एसिडिक बिहेवियर ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, दैट इज H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयंस इन इट। एसिड डिसोसिएट्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इनटू H पॉजिटिव एक्वास और H3O पॉजिटिव आयंस। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, thus acid does not behave as an acid in absence of water। मैं इसको इरेज कर रहा हूं बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबॉन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स A एंड B। आपने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब लिया A एंड B, इसमें इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबॉन आपने डाला। इसके बाद क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाला टेस्ट ट्यूब A में, व्हाइल एसिडिक एसिड
CH3 COOH डाला आपने किसमें, टेस्ट ट्यूब बी. इन which test tube will the fizzing occur more vigorously? A test tube A, test tube B, both test tube A and B, none of the above. चलो वीडियो पॉज करो, आंसर करो. आई एम गोइंग टू इरेज इट. सो योर आंसर इज टेस्ट ट्यूब ए. दैट इज योर आंसर इज ए. लेकिन मैं इसको समझा रहा हूं क्या है. आपने क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया और किस में डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसमें जल्दी होता है किस लिए, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, आपको डाइल्यूट, इसे पानी मिलाना पड़ेगा. तो इसमें क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस विल बी मोर देन द हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस इन एसिडिक एसिड. इसीलिए क्या होगा, रिएक्शन जल्दी होंगे जिस टेस्ट ट्यूब में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला. तो मैंने क्या लिखा, बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन कंटेन्स much greater amount of hydrogen ions in it, that is concentration of hydrogen ions will be more, due to which fizzing will occur more vigorously in test tube. Clear? मैं इसको इरेज कर रहा हूं. तो इसमें रिएक्शन में क्या बनेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेंगे. सो योर आंसर इज ए, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेंगे. मैग्नीशियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. चलो मैं इसको इरेज करता हूं बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 57. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. ठीक है, क्या करते हैं, बेकिंग सोडा इसमें किसमें ऐड करते हैं, फ्रेश मिल्क में. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? बेकिंग सोडा दैट इज ए बेस, इसमें फ्रेश मिल्क में डाल देते हैं. किस लिए डालते हैं कि to shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline. अभी एक चीज देखो, क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन भी है जो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है. क्या है, pH of the fresh milk is 6. ये आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गया. ठीक है, चलो स्लाइटली अल्कालिन बनाते हैं किस लिए, टू एक्सेलरेट द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, टू रिटार्ड द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, टू मेक द मिल्क टेस्टी, टू हेल्प फॉर्मेशन ऑफ कार्ड इजीली. ठीक है, आप लोग इसको सोचो, मैं इसको इरेज कर लेता हूं. आप लोगों ने पॉज करके आंसर कर लिए होंगे. आप देखो, बेकिंग सोडा ए बेस यूज करता है. बेस यूज करने से क्या होता है, मिल्क का जो पीएच वैल्यू है वो थोड़ा सा एल्कालिन हो जाता है. दैट इज 6 टू शिफ्ट करके न्यूट्रल से थोड़ा सा एल्कालिन हो जाता है. इसका मतलब ही है कि मिल्क में क्या रहता है, मिल्क में जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है वो क्या करते हैं, मिल्क का जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इसको बोलते हैं केजिन, रिएक्शन करके कार्ड बना देते हैं. तो क्या करता है, किस लिए यूज होता है, बेस यूज होता है टू रिटार्ड द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, टू रिटार्ड द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. दैट इज योर आंसर इज बी. देखो किस लिए, मिल्कमैन शिफ्ट्स the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline so that it may not get soured easily due to the formation of lactic acid in it. तो लैक्टिक एसिड के लिए मिल्क क्या हो जाता है, सावर हो जाता है. इसके बाद लैक्टिक एसिड रिएक्शन करता है कैसिन के साथ होके कार्ड बना देते हैं. सिंस द मिल्क इज मेड स्लाइटली अल्कालिन देन द यूजुअल मिल्क, तो क्या होगा, एसिड जो फॉर्म होता है, कौन सी एसिड, लैक्टिक एसिड, वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस. क्योंकि मिल्क ऑलरेडी थोड़ा सा एल्कालिन दैट इज थोड़ा सा बेसिक हो गया, तो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं लैक्टिक एसिड को. देयरफॉर इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू सेट एज कार्ड. तो मिल्क खराब नहीं होता है. बाय दिस टाइम मिल्कमैन क्या करते हैं, आपके घर में डिलीवरी देके चले जाते हैं. इसके बाद खराब हो वो आप जानो. तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं. चलो आंसर समझ गए होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 58. The number of water molecules present as water of crystallization in washing soda crystals 5 to half 10. मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो आप लोग इसको पॉज करके आंसर कर लो. ये बार बार हम लोगों ने काफी बार डिस्कस किया. व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट, कहाँ पे, आई थिंक चैप्टर पार्ट 8 ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में काफी डिस्कस किया. अब हम आप आंसर मिला लो, मैं आंसर करने जा रहा हूँ. तो इसका पहले मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ. ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. ये जो डिसॉल्व करेंगे 10 मोलिकुलर वाटर के साथ तो हमें बनेंगे वॉशिंग सोडा. दैट इज Na2CO3 10H2.
तो वॉशिंग सोडा में कितनी है वाटर मॉलिक्यूल्स? देयर आर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा। तो हमने वही देखा 10 water molecules are present as water of crystallization in one formula unit of sodium carbonate। ये फॉर्मूला यूनिट किसको बोलते हैं वो भी हमने पार्ट 8 में डिस्कस कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो में आप देखिएगा, उसमें है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So your answer is D। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ए कंपाउंड। कौन सी कंपाउंड? ये यहाँ पे कंपाउंड के नाम देके रखा एट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। द कंपाउंड इज, कौन सी कंपाउंड है, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। चलो पॉज करो वीडियो को, आप आंसर करो कौन सी कंपाउंड को हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना। चलो आंसर कर लिया तो आप थोड़ी सी याद करो, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को जो आप हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तब जिप्सम क्या है? CuSO4 2H2O। यहाँ से एक चीज और भी याद कर लो, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ जिप्सम इज 2। तो CuSO4.2H2O जब आप हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस में तो क्या बनेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेंगे CuSO4.12H2O और हाफ H2O प्लस 1.5 H2O मींस 2H2O। यहाँ पे क्लियर? तो कौन सी कंपाउंड है? तो plaster of Paris is obtained by heating gypsum. So gypsum is the compound CuSO4 2H2O. So CuSO4 2H2O is here. So your answer is C। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो हमने क्या लिखा? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर। तो ये इंफॉर्मेशन और भी देकर रखा, ये कलर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? व्हाइट कलर। एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? इट चेंजेस अगेन टू जिप्सम, अगेन चेंजेस टू जिप्सम, वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड सब्सटेंस। ये क्या करता हूँ, हम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे आपने स्टोर करेंगे? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखेंगे सो दैट इट कैन नॉट एब्सॉर्ब मॉइस्चर। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ मिल जाता है तो क्या बनेंगे? फिर से जिप्सम, हार्ड सब्सटेंस जिप्सम बनेंगे। ठीक है, चलो आई थिंक इट इज क्लियर। इसके ज्यादा कुछ आपको पढ़ना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में चला जाइएगा, या पार्ट 8 में हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 16। A solution of iron sulfate, that is FeSO4 in water is colorless, blue, light green, brown। ये आपका 2016 में ये आए थे। So it is important question। ये आपको पता है कि किस तरह से होता है। It should be, your answer is C, that is light green। Non-metallic oxides are basic, acidic, neutral in nature। I mean nature यहाँ पे होना चाहिए in nature। ठीक है, acidic or basic depends on metals। So which one is your answer? You have, I think you have written। Now you verify your answer। Non-metallic oxides are acidic in nature, so your answer is B। और metallic oxides साथ में ये भी याद कर लो, metallic oxides जो है वो basic है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। बाय दिस टाइम मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडा एश is sodium bicarbonate, sodium carbonate, .10H2 or sodium carbonate, none of this। Which one is your answer? वीडियो को पॉज करो, आंसर करो। आंसर इज सोडियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम वो कैसे बनता है? जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो बनेंगे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको बोलते हैं सोडा एश। क्लियर? So your answer is C। Next question। Strong acids are those which partially ionized in water, completely ionized in water, do not ionized in water, none of the above। चलो वीडियो को पॉज करके आंसर कर लो। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन आप याद करो, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन की जो पार्ट में हमने जो वीडियो रिलीज किया उसमें काफी डिस्कस किया। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोस व्हिच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। अगर कंप्लीटली आयोनाइज्ड होंगे तो क्या देंगे? मोर हाइड्रोक्साइड एक्वस। तो मैंने दे भी दिया लिख के यहाँ पे, acids which are completely ionized in water and thus give rise to more H positive ions aqueous। यहाँ पे aqueous लिखना जरूरी है। are called strong acids। examples of strong acids are HCl, H2SO4, HNO3, etc। I think it is clear। इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ।
क्वेश्चन नंबर 64, सल्फ्यूरस एसिड that is H2SO3. सल्फ्यूरस एसिड क्या कर रहा है, देखो, is a strong acid, weak acid, depends on its solution, sorry, depends on its dilution, none of the above. Sulfurous acid is a strong acid, weak acid, depends on solution. Which one is answer? आप लोगों ने पॉज करके आंसर कर लिए होंगे. So sulfurous acid is a weak acid. So your answer is B, H2SO3. Next question, carbonic acid is a strong acid, weak acid, depends on its dilution, none of the above. Carbonic acid is also a weak acid. Its formula is H2CO3. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेजेस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव बिटर टेस्ट. इसमें क्या इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, बेजेस का टेस्ट क्या है, बेजेस टेस्ट आर बिटर, एंड एसिड का टेस्ट क्या है, साथ साथ में याद कर लो, इट इज सावर, एंड कैन न्यूट्रलाइज इन एसिड. बेजेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, cannot conduct electricity, can conduct electricity in presence of water, can conduct electricity since it dissociates into H negative ions in presence of water. तो ये तो गलत देखने लग रहा है ये कि क्योंकि ये H पॉजिटिव है. Can conduct electricity in presence of water, can conduct electricity, cannot conduct electricity, ये तो आपको पता है ही है, रॉन्ग है. एक्चुअली करेक्ट आंसर, मोर करेक्ट आंसर इज दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो क्योंकि तो आंसर इज सी. Actually, bases generate hydroxide ions negative in water and can conduct electricity. Acid भी इस तरह से है, जब आप वाटर में देंगे तो ये dissociates into H positive aqueous ions and conduct electricity. Like acids, bases can also conduct electricity since it generates OH negative ions. चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. देखो क्वेश्चन नंबर 67, which one is not used as an antacid? मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. अब देखो क्वेश्चन बहुत ही माइन्यूटली आपको पढ़ना है. क्या लिखा, which one is not used, is used नहीं लिखा, not used लिखा. सो जब आप लोग MCQ का आंसर करने जा रहे हैं तब बहुत कॉशियसली माइन्यूटली क्वेश्चन का पढ़ो, नहीं तो जानते हुए भी गलत करके बैठोगे. यहाँ पे क्या लिखा, इज नॉट यूज्ड. आप इसको सोचो, आंसर करो. मैं इसको इरेज कर रहा हूं. चलो आप लोगों ने आंसर लिख लिए होंगे, वीडियो पॉज कर लेना, आंसर कर लेना. देखो आपके किताब में क्या लिखा था कि द टू कॉमन एंटासिड, आई मीन एनसीईआरटी किताब की बात कर रहा हूं. द टू कॉमन एंटासिड यूज्ड आर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, आर यूज्ड एज एन एंटासिड. तो आपने देख लिया यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात नहीं है, लेकिन बाकी का भी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी नहीं बोला. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये आपको कॉमन आ गया, लेकिन बाकी सोडियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट. आपने गैस लगा लिया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर यूज होता है एज एन एंटासिड तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, आपने यूज कर लिया. तो आपका रॉन्ग आंसर कौन सा है, व्हिच इज नॉट यूज्ड. आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, कौन सी आपने यहाँ पे लिखा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आपने मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यूज्ड एज एन एंटासिड आप लिख सकते हो, लेकिन गलत हो जाएंगे. चलो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. देखो सोडियम कार्बोनेट, आपका मन में कंफ्यूजन है कि सोडियम कार्बोनेट आपको पता है अगर पानी में देंगे तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है. अरे एसिड का ऊपर और एसिड बन रहा है, लेकिन भाई साहब सोडियम कार्बोनिक एसिड का साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. देखो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर आपको कार्बोनिक एसिड बन रहा है, वेरी वीक एसिड, साथ में क्या बन रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. इसका पी स्केल इज 14. तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेंगे, आपका जो गैस्ट्रिक एसिड है दैट इज HCl जो फॉर्म हो रहा है उसको भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो हमने क्या लिखा, सोडियम कार्बोनेट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड.
लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच स्केल में कितनी है 14 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइजेस गैस्ट्रिक एसिड दैट इज HCl को न्यूट्रलाइज कर देंगे, thereby एक्टिंग एज एन एंटासिड। सो सोडियम कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर है, नॉट यूज्ड एज एन एंटासिड, नहीं यूज्ड एज एन एंटासिड। अब देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 प्लस HCl मिलके क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है, that is acid plus base, salt plus water, so that is a neutralization reaction which can be used as an antacid. So aluminum hydroxide reacts with hydrochloric acid to form aluminum chloride and water. तो गलत कौन सी है, गलत है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये गलत है क्योंकि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। आप देखो मार्केट में क्या एक एडवर्टाइजमेंट दिखाता है आपका टीवी में, ये ना लो एसिड भगाओ और समोसा खाओ। तो इसमें क्या रहता है, सोडियम कार्बोनेट रहता है, साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट भी रहता है। सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम का बाइकार्बोनेट both are used as an antacid. The sodium carbonate is used as an antacid. Sodium bicarbonate जो आपको पता है पहले से वो antacid है, तो very strong antacid. So your correct answer is A. इसको दोबारा वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से देख लेना, नहीं तो वीडियो दोबारा सुन लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68, stinging hair of nettle leaves inject एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एल्कालिन लिक्विड, नॉन ऑफ द अबव। आप लोग इसको सोचो, आंसर करो, वीडियो पॉज कर लो, मैं इरेज कर लेता हूं। आप लोगों ने आंसर कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके मैं इसका आंसर में देने में जा रहा हूं। देखो ये है आंसर है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड इज HCOOH, इसको मिथानोइक एसिड भी बोलते हैं। एक्चुअली स्टिंजिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स जो है इसमें वो क्या इंजेक्ट करते हैं, मिथानोइक एसिड इंजेक्ट करते हैं। मिथानोइक एसिड मींस HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। इसमें बार्निंग इफेक्ट होगा, एसिडिक इफेक्ट। तो इसका पास ही एक प्लांट मिलता है, इसको बोलते हैं डॉग प्लांट। इसका लीफ थोड़ा सा बेसिक होता है, बेसिक इन कैरेक्टर, और बेसिक होगा तो ये न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट ऑफ द नेटल लीव्स। सो योर आंसर इज बी, दैट इज फॉर्मिक एसिड। अब एक देखो, ये जो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये हमने पार्ट 5 ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में काफी इलाबोरेटली डिस्कस किया। आपके क्वेश्चन खाली इसमें नहीं होंगे, अगर एंड अगर करता है तो उसमें क्या है, इस तरह से काफी अगर बी ये करता है तो इसमें कौन सी एसिड कौन सी अल्कालिन मैटर देते हैं, इसका ऊपर मैंने काफी डिस्कस किया पार्ट 5 ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो आप लोग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या किया, वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें आपका इंडेक्स भी देके रखा, वो देख के आप इसको पढ़ सकते हो। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एंट स्टिंग्स इट लीव्स कौन सी एसिड, एन एसिड कॉल्ड मिथानोइक एसिड, एन एसिड कॉल्ड इथानोइक एसिड, एन एल्कालिन, नॉन ऑफ द अबव। चलो आप इसको सोच के आंसर कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप पार्ट 5 भी देख सकते हो इसका लिए। सो योर आंसर इज एन एसिड कॉल्ड मिथानोइक एसिड, दैट इज फॉर्मिक एसिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज टार्टारिक एसिड, एसिडिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड, साइट्रिक एसिड। व्हिच वन इज एन आंसर? वीडियो पॉज करो, आंसर करो। Acid present in tomato is oxalic acid, so your answer is C. साथ में मैं एक टेबल भी दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो खाली टमाटो के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं है। टैमारिन में कौन सी एसिड रहता है, ऑरेंज में कौन सी एसिड रहता है, विनीगर में कौन सी एसिड, सावर मिल्क में कौन सी एसिड, लेमन में कौन सी एसिड। तो एक आपका टेबल दे रहा हूं, जो टेबल मैंने पार्ट 5 में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया था, तो मैंने यहाँ पे भी दे रहा हूं पार्ट 5। आप पार्ट 5 पढ़ लो, मैं वहाँ पे इलाबोरेटली डिस्कस किया, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। क्या करेंगे, खाली टेबल देकर आ दूंगा। चलो ये टेबल देख लो। ये है नेचुरल सोर्स, इसमें क्या एसिड कौन सा है, ये है नेचुरल सोर्स, एसिड कौन सी है आप देख लो। विनीगर में एसिडिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टैमारिन में टार्टारिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सालिक एसिड, सावर मिल्क में लैक्टिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, एंड स्टिक में मिथानोइक एसिड, नेटल स्टिंग में मिथानोइक एसिड। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको
देख लेना ठीक तरह से, वीडियो पॉज करो, 2-3 बार पढ़ो, और पार्ट 5 एसिड बेस सॉल्ट्स जो वीडियो रिलीज किया उसको भी आप लोग देख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 71, एसर्शन रीजन के ऊपर क्वेश्चन है। एसर्शन क्या दे के रखा, बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, सॉरी, बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H positive aqueous ions, also have. Reason, they are basic because the concentration of hydroxide ions is more than the H negative ions. Both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation for assertion. Both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation for assertion. Assertion is correct, but reason is incorrect. Both assertion and reason are incorrect. चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करके सोचो, आंसर करो। देखो अब मैं आपको आंसर करने जा रहा हूं, मिला लेना। बेसिक सॉल्यूशन है H पॉजिटिव एक्वास आयंस, तो गलत होता, लेकिन यहां पे क्या लिखा, ऑल्सो हैव H पॉजिटिव एक्वास आयंस। इसका मतलब है इसमें H पॉजिटिव एक्वास आयन भी रहेंगे, हाइड्रोक्साइड वो H नेगेटिव आयोनिज रहेंगे, लेकिन इज मोर देन द H एक्वास आयंस, H पॉजिटिव एक्वास आयंस। तो सबसे इसका तरीका यह है, पहले एसर्शन पढ़ो, एसर्शन पढ़ने के बाद सोचो ये करेक्ट है कि नहीं है। अगर करेक्ट है साथ साथ इसमें लिख दोगे ट्रू। इसके बाद रीजन पढ़ो, दे आर बेसिक बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज मोर देन द H पॉजिटिव एक्वास आयंस, ये भी करेक्ट है, सो ये भी ट्रू है। इसके बाद सोचो ये जो पहले वाला का रीजन ये है कि नहीं, इसके बाद आपका आंसर तैयार कर लेना। कोई भी असर्शन रीजनिंग है, पहले इसका करेक्टनेस देख लो, दोनों करेक्ट है कि नहीं, इसके बाद एक दूसरे की रिलेशनशिप निकालो। तो इसमें देख रहा हूं कि बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, लेकिन जो रीजन जो है दिस नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बोथ द असर्शन और रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। इसका इस असर्शन की रीजन थोड़ी ये है, हाँ ये तो इंफॉर्मेशन है, दोनों इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, सो बोथ आर ट्रू, बट reason is not the correct explanation of the assertion. So your answer is B. Question number 72. When electricity is passed through a brine solution, it decomposes to form sodium hydroxide. Name the gaseous evolved. सोडियम हाइड्रोक्साइड तो फॉर्म होगा, साथ में कौन सी गैस निकलेंगे। ऑप्शन देके रखा, ऑक्सीजन क्लोरीन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ओनली। आपको ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं आप थोड़ा सा याद कर लो, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर जो है इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। दैट इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। एक्वास सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड मींस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, इसको ब्राइन सॉल्यूशन। मैंने पार्ट 6 में ब्राइन सॉल्यूशन का ऊपर बहुत ही इलाबोरेटली डिस्कस किया, तो मैं बोलूँगा आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप डिटेल्ड वीडियो जो है पार्ट 6 में मैंने रिलीज किया था वो ठीक तरह से देख लो, और नहीं तो खाली बनी बनाई क्वेश्चन पढ़ के अगर क्वेश्चन हॉल में एग्जाम हॉल में पहुंच जाओगे तो पूरा आंसर कर नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं आप लोग रुक जाएंगे। अगर अच्छा मार्क्स दैट इज 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है, MCQ की भी देखो और साथ में डिटेल भी पढ़ो जो मैंने एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। चलो हम इसको दिखाते हैं। देखो आपको याद होंगे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूं ब्राइन सॉल्यूशन में, ब्राइन सॉल्यूशन मींस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो इसमें क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन गैस क्या है वो नहीं बताया। तो आपका क्लोरीन फॉर्म होंगे और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होंगे।
तो when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride इसको बोलते हैं brine, aqueous solution, it decomposes. तो ये जो है this is a decomposition reaction to form sodium hydroxide. This process is called the chlor-alkali process, क्योंकि chlor means chlorine और alkali means sodium hydroxide, इसीलिए इसको chlor-alkali process बोलते हैं. So your answer is C, chlorine and hydrogen gas. चलो let us read the next question. आप लोग क्वेश्चन पढ़ते रहो. Let me erase it. चलो, our body works within the pH range of 6 to 7, 7 to 7.8, 10 to 12, 13 to 14. आप इसको आंसर करो, पॉज करो. आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर की 7 to 7.8, दैट इज योर आंसर इज बी. चलो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं. क्वेश्चन नंबर 74. If the soil is too alkaline, then it is treated with materials like quicklime, slakelime, chalk, manure or compost. चलो वीडियो को पॉज करो, आंसर कर लिए होंगे. देखो सोयल क्या है, एल्कालिन, दैट इज बेसिक. हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा मेथड यूज करना पड़ेगा जिसका कोई एसिडिक बिहेवियर हो. हम तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड डाल नहीं सकते, तो ऐसा मटेरियल हम यूज करेंगे जिसका नेचर है थोड़ा सा एसिडिक. तो ये एसिड, ये बेस है और ये एसिड होंगे तो ये न्यूट्रलाइज कर देंगे. देखो क्विक लाइम, स्लेक लाइम, चौक जो है वो थोड़ा सा बेसिक है. इसका मतलब है कि अगर सोयल एसिडिक हो जाता है तो हम क्विक लाइम, स्लेक लाइम, चौक, दैट इज ए बेसिक मटेरियल यूज करेंगे, तो वो सोयल क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एंड इट विल बी आइडियल फॉर कल्टीवेशन. यहाँ पे सोयल क्या है, थोड़ा सा एल्कालिन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज ट्रीटेड विद डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, that is manure or compost which contains acidic material, तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. चलो मैं यहाँ ये भी दे दिया आपका इंफॉर्मेशन के लिए. इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, कारण क्वेश्चन यहाँ पे इफ द सॉइल इज टू एल्कालिन, आपको क्वेश्चन घुमा के ये भी आ सकता है. इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, इट इज ट्रीटेड विथ मटेरियल्स लाइक क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चॉक मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट. चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 75. सो योर आंसर इज डी, मैन्योर और कंपोस्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 75. pH of the acid rain is, रेंज क्या है, लेस देन 5.6, लेस देन 7, मोर देन 7, नॉन ऑफ द बेसिक, नॉन ऑफ दिस. मोर देन 7 तो होगा नहीं, 7 इज न्यूट्रल, और मोर देन 7 होगा तो ये अल्कालिन हो जाएंगे. तो लेस देन 7 और लेस देन 5.6. एक्चुअली एसिड रेंज जो है इसमें अगर पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 होता है तो इट इज कॉल्ड एसिड रेन. When pH of the rainwater is less than 5.6, it is called the acid rain. So your answer is A. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. टूथ एनामेल मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. तो आपको एक इंफॉर्मेशन क्या मिल गया यहाँ से, इस क्वेश्चन से. टूथ एनामल जो है वो क्या है, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. अगर इसमें भी एक क्वेश्चन आ सकता है, टूथ एनामल जो है इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ भी दे सकता है. तो योर आंसर विल बी कैल्शियम फॉस्फेट. क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन आपको देकर रखा, टूथ एनामेल इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का अंदर भी कुछ इंफॉर्मेशन होता है, वो भी आपको याद करना है. इज कोरोडेड व्हेन पीएच ऑफ द एसिड इन द माउथ इज, देखो ऑप्शन क्या क्या है, अबव 7.5, बिलो 5.5, बिलो 7, नॉन ऑफ द अबव. सो योर आंसर इज 5.5, दैट इज बी. इसका मतलब है कि आपका मुंह में क्या हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है, क्योंकि एसिड रेन जो है वो पीएच वैल्यू लेस देन 5.6. आपका मुंह में जब एसिड रेन हो जाएंगे तो आपका टूथ जो है वो करोड हो जाएंगे. ठीक है, चलो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रात में आपको ब्रश करना पड़ेगा टूथपेस्ट से. टूथपेस्ट इज टू सम एक्सटेंट बेसिक इन नेचर. क्वेश्चन नंबर 77. A student prepared 20% of sodium hydroxide solution in a beaker. इसका मतलब है आपने क्या लिया, एक बेसिक सॉल्यूशन लिया, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड की. टू स्टडी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. आप सैपोनिफिकेशन रिएक्शन देख के घबरा नहीं जाना, इस तरह से क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ जाना. आप सैपोनिफिकेशन मान लो आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं है. सम ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू दिस आर गिवन बिलो. बाकी सब तो आपको पता है. देखो sodium hydroxide solution turns red litmus blue. Sodium hydroxide readily dissolves in water.
The beaker containing solution appears cold when touched from outside. That means ये बोल रहा है कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, रिएक्शन है. The blue litmus paper turns red when dipped into the solution. The correct observations are, आपको देके रखा 1 2 4 1 2 3, only 3 and 4. डी में देख रखा ओनली 1 and 2. तो सिंप्लिफिकेशन ना जानते हुए भी आप इस क्वेश्चन की आंसर कर सकते हो. चलो मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूं. आप लोग कोई वीडियो पॉज करके इसको 2 बार 3 बार पढ़ो, आंसर कर पाओगे. घबराने की कोई बात नहीं है. सिंप्लिफिकेशन रिएक्शन क्या है हम बताने जा रहे हैं. चलो आप लोगों ने वीडियो पॉज करके आंसर कर लिया होंगे, तो मैं इसका आंसर करने जा रहा हूं. चलो हम देखते हैं क्या है. सबसे पहले देखो हमने लिया किया है एक बेसिक सॉल्यूशन लिया, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. करेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सोडियम हाइड्रोक्साइड रेडली डिसॉल्व्स इन वाटर, हमें पता है रेडली डिसॉल्व्स इन वाटर. इट डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस और इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही करेक्ट है. बीकर कंटेनिंग सॉल्यूशन अपीयर्स कोल्ड व्हेन टच्ड फ्रॉम आउटसाइड. आपको इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है. आप याद कर लो, जब एसिड डालते हो, जब एसिड को डाइल्यूट करते हो तो क्या है, एसिड को जब डाइल्यूट करते हो तो क्या होता है, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक इसी तरह से कोई बेस को जब आप डाइल्यूशन करोगे, वाटर में डालोगे, तो भी क्या होता है, ये बेस ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो अपीयर्स कोल्ड, क्वेश्चन ऑफ अपीयर्स कोल्ड डज नॉट अराइज. तो 3 जो है वो गलत है, आपने पकड़ लिया. 3 जहां जहां पे 3 है वो गलत है. यहाँ पे 3 है गलत है, यहाँ पे 3 है गलत है. चलो, the blue litmus paper turns red when dipped in solution. ये नहीं है, गलत है, क्योंकि base turns red litmus blue, तो ये भी गलत है. 4 जहां जहां पे गलत है तो ये भी गलत है. So your answer is only D, 1 and 2. तो आप देखो, आपका सैपोनिफिकेशन रिएक्शन देख के ना घबराते हुए भी ये क्वेश्चन आपने ठीक तरह से कर लिया. तो हम आप सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है वो थोड़ी सी एक बताने जा रहा हूं. केमिकल रिएक्शन जिसमें सोप प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन. The chemical reaction in which soap is produced is called saponification reaction, is called saponification. In this reaction क्या होता है, एनिमल का जो फैट है और वेजिटेबल का जो फैट है इसको कन्वर्टेड किया जाता है सोप में. और सोप में क्या रहता है, इसके पहले भी हमने इलाबोरेटली डिस्कस किया कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स रहता है ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड. अब फैटी एसिड के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, अभी क्लास 11-12 में जानोगे. सोप जो है इसमें सोडियम और पोटेशियम की सॉल्ट रहता है. चलो, तो योर आंसर इज डी. तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में भी आप जान गए और ये ना जानते हुए भी ये आंसर आप कर पाए. चलो, क्वेश्चन नंबर 78. हार्ड वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन योर स्कूल. सम सॉल्ट्स आर गिवन बिलो. सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट. तो क्या करोगे आप, हार्ड वाटर बनाने के लिए कुछ ग्रुप्स ऑफ सॉल्ट्स लोगे एंड मेक द सॉफ्ट वाटर हार्ड. तो इसमें ग्रुप्स कौन सी लोगे, 1 2 and 5, 1 3 5, 3 4 6, 2 4 6. ठीक है, वीडियो को पॉज करो, आंसर करो. आई एम गिविंग यू द क्लू. मैंने क्वेश्चन नंबर 42 में, मोस्ट प्रोबेबली इट इज 42 में हमने हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कस किया है. किसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, किसको हार्ड वाटर बोलते हैं, इसमें कौन सी सॉल्ट होंगे तो हार्ड वाटर बोलेंगे, और कौन सी को किसको बोलते हैं टेम्पोररी हार्डनेस वाटर. तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा. तो भी मैं यहाँ पे थोड़ी सी हिंट देता हूँ. हार्ड वाटर कंटेन्स कौन सी सॉल्ट, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम कौन सी, से कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एक्सेट्रा, ये रहेंगे. तो हम बोलेंगे इस वाटर को हार्ड वाटर. फिर फेरस सॉल्ट्स भी रह सकता है, फेरस सल्फेट,
वो भी हार्डनेस है। यहाँ पे आयरन की कोई सॉल्ट देके नहीं रखा, खाली कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट जहाँ पे होंगे वही आपका हार्डनेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपका आंसर को क्या होगा, इसमें से आपको आइडिया लग गए होंगे। योर आंसर विल बी 3, 4 एंड 6, दैट इज कैल्शियम के सॉल्ट ये भी है, और क्या है, मैग्नीशियम के सॉल्ट, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट। सो योर आंसर इज सी। चलो मैं इरेज करता हूं और बोलूंगा मैं आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 42 दोबारा अच्छी तरह से सुन लो, देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, to show that zinc is more active metal than copper, the correct procedure is to add dilute nitric acid on strips of both acid and metal, strips of both the metals, dilute nitric acid on strips of both the metals, observe transmission of heat through strips of zinc and copper, prepare solution of zinc sulfate and hang strip on copper into it, prepare solution of copper sulfate and hang strip of zinc into it। तो आप इसको देखो, पॉज करो, आंसर करने की कोशिश करो। आई एम गोइंग टू गिव यू द क्लू। देखो, add dilute nitric acid on strips of both the metals, ये तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है। Observe the transmission of heat through strips of zinc and copper, ये पता चल रहा है। आपका आंसर होंगे C and D में। अब देखो, आपको याद है एक्सपेरिमेंट, when a strip of zinc metal अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा, डीप ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होगा, फेड्स due to the formation of a new substance called zinc sulfate, याद है, which is colorless। Hence here zinc is more reactive than copper and displaces copper from its solution। याद होंगे आपने क्या देखा, जिंक के साथ जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन होंगे तो क्या बनेंगे, जिंक सल्फेट बनेंगे, और कॉपर जो है वो मेटेरियल अलग, वो कॉपर मेटल अलग हो जाएंगे। एक्चुअली एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इस तरह से आपका यूज होता है। चलो आप देखो, तो यहां से आपको आंसर पता चल गया। आंसर विल बी डी, दैट इज प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड हैंग स्ट्रिप ऑफ जिंक इनटू इट। ये जो हमने लिखाया यहाँ पे, व्हेन स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज डिप्ड, इसका जो डिटेल में हमने वीडियो रिलीज किया था, आप देख लीजिएगा वीडियो। तो मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, एमसीक्यू करने का पहले वीडियो देखना जरूरी है। ये अगर जो आंसर कर नहीं पाए, आप वीडियो मेरा देख लीजिएगा। ये कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, देखिएगा मैंने क्या टॉपिक लिख कर रखा, उसी का ऊपर ये क्वेश्चन भी आंसर कर पाएंगे जो मेरा डिटेल वीडियो देख चुके होंगे। इस तरह से क्वेश्चन वाइज आंसर करके आप एग्जामिनेशन हॉल में जा नहीं सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, which of the given options correctly represents the parent acid and base of calcium carbonate। इसका मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉल्ट बना, कौन सी एसिड और कौन सी बेस की रिएक्शन के ऊपर ये कैल्शियम कार्बोनेट बना, दैट इज एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे सॉल्ट कौन सी है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखने के बाद आप आंसर करो, वीडियो पॉज करके मैं बताने जा रहा हूँ। देखो कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको कोई पेरेंट बेस जो है वो कैल्शियम की होना चाहिए। यहाँ पे कैल्शियम के 3 देके रखा, और हमें क्या चाहिए, एक एसिड चाहिए। कौन सी एसिड, देखो जिसमें कार्बोनेट होना चाहिए, तो कार्बोनेट यहाँ पे कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड इज इक्वल टू कैल्शियम, रिएक्शन होकर क्या बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे। सो योर आंसर इज बी। लेकिन एक चीज बता रहा हूं, खाली एक आंसर, एक क्वेश्चन इस तरह से पढ़ के आप एग्जामिनेशन हॉल में जा नहीं सकते। मैंने इसका ऊपर डिटेल एनालिसिस, डिटेल आप लोगों को क्लास करके वीडियो दिया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, इसका बाद आप आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 81, सॉल्ट प्रोड्यूस्ड आर गिवन इन कॉलम ए। हमने कॉलम ए दिखा दिया, ये है कॉलम ए। दिस इज द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, एटसेट्रा। नेम द पेरेंट एसिड एंड बेस यूज्ड, राइट द पीएच ऑफ द सॉल्ट्स। तो ये जो सॉल्ट बना सोडियम क्लोराइड, कौन सी पेरेंट एसिड क्या है, पेरेंट बेस क्या है,
और इसका जो सॉल्ट बना वो एसिडिक और बेसिक, इसका ऊपर आइडिया लगा के आपका पीएच वैल्यू निकालना है, 7, मोर देन 7, लेस देन 7, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने दिखा दिया था, एक क्वेश्चन नंबर 80 में एक सॉल्ट के ऊपर, लेकिन आपको सारे सॉल्ट को पढ़ना है। ये आपका एनसीईआरटी किताबें भी है, आप देख लीजिएगा। चलो सबसे पहले देखो सोडियम क्लोराइड, ये इसका एसिड कौन सी यूज होगा और बेस कौन सी यूज होगा। देखो इसका क्लू इस तरह से है, आप वीडियो को पॉज करके जितनी आंसर कर सके आप कर लीजिएगा। आपका आंसर जब कंप्लीट हो जाएंगे तब आप ये वीडियो देखिएगा। चलो हम दिखाते हैं। सबसे पहले देखो सोडियम और क्लोरीन, दैट इज कोई बेस होना चाहिए सोडियम के ऊपर, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो Cl है, कोई एसिड चाहिए तो इसमें Cl होना चाहिए, दैट इज HCl। तो एसिड यूज इज HCl एंड बेस यूज इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसका पीएच क्या है, देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके जो सॉल्ट बनेंगे उसका कौन सी सॉल्ट बनेंगे, ये बनेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। क्योंकि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका पीएच वैल्यू विल बी अराउंड 7, तो हमने लिखा 7। क्लियर, आपने क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर दिया, समझ गया। वीडियो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक देख लिया, वीडियो पॉज करो, आंसर करते रहो। चलो मैं बाकी भी धीरे धीरे आपका आंसर दिखा रहा हूं। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, तो स्टूडेंट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, तो NO3 का सोचो कौन सी एसिड हो सकता है। आपको सर्टेनली दिस इज नाइट्रिक एसिड बिकॉज इट्स फॉर्मूला इज HNO3, सो नाइट्रिक एसिड। लेकिन आपको चाहिए पोटेशियम भी चाहिए, तो पोटेशियम लेके कौन सी बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। आपका सॉल्ट जो बनेंगे वो बनेंगे न्यूट्रल, दैट इज पीएच वैल्यू विल बी 7। ठीक, इसके बाद देखो एल्युमिनियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड, तो आपके एसिड ऐसा होना चाहिए जिसमें क्लोरीन है। आपको पता है कि क्लोरीन जो है एल्युमिनियम क्लोराइड, और एल्युमिनियम कौन सी आपको चाहिए, बेस एल्युमिनियम के ऊपर, तो आपका बेस आ गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और आपका एसिड होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज Cl चाहिए आपको, तो आपको HCl चाहिए, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और चाहिए क्या, बेस चाहिए एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सो AlOH3 दोनों। देखो अब देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज आपका बेस है वीक, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो क्या होगा, ये सॉल्ट बनेंगे स्लाइटली एसिडिक। अगर एसिडिक बनेंगे तो पीएच स्केल न्यूट्रल इज 7, एसिडिक होंगे तो थोड़ा सा कम होंगे, दैट इज लेस देन 7, सो पीएच इज लेस देन 7, दैट इज एसिडिक। क्लियर, आप देखो सॉल्ट क्या बना, जिंक सल्फेट बना। अगर जिंक सल्फेट बनता है तो हमें एसिड क्या चाहिए, SO4 से क्या बनता है, H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। और चाहिए जिंक से एक बेस चाहिए, दैट इज आपका जिंक हाइड्रोक्साइड, ये है जिंक हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसका sulfuric acid is a strong acid but zinc hydroxide is a weak base, तो आपका क्या होगा, जो सॉल्ट बनेंगे वो बनेंगे स्लाइटली एसिडिक, और स्लाइटली एसिडिक बनेंगे तो बनेंगे आपका पीएच चेंज होंगे लेस देन 7, मींस एसिडिक। अब देखो कॉपर सल्फेट, सल्फेट से एसिड कौन सा चाहिए आपको, H2SO4, सो हमने H2SO4 लिया। और चाहिए आपको कॉपर की ऊपर एक बेस चाहिए, दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अगर देखो कॉपर हाइड्रोक्साइड अगर चाहिए तो ये सल्फ्यूरिक एसिड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस, तो आपका ये बनेंगे स्लाइटली एसिडिक। अगर स्लाइटली एसिडिक बनेंगे तो पीएच रेंज क्या होगा, लेस देन 7। सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट ये जो है मतलब सोडियम के ऊपर, अच्छा एसिटेट दैट इज आपका इस नाम से पता चल रहा है आपको एसिटिक एसिड लेना है CH3COOH, और सोडियम चाहिए, सोडियम के ऊपर स्ट्रॉन्ग बेस है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, तो सॉल्ट क्या बनेंगे, सॉल्ट बनेंगे बेसिक। अगर बेसिक होगा
तो क्या होगा, ये मोर देन 7, क्योंकि 7 के ऊपर जो है वो pH स्केल में बेस की होता है। मैक्सिमम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज 14। अब देखो सोडियम कार्बोनेट तो एसिड होना चाहिए CO3 लेके, दैट इज कार्बोनिक एसिड H2CO3 is a weak acid। आप चाहिए सोडियम के ऊपर एक ही है बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो आपका सॉल्ट बनेंगे स्लाइटली बेसिक। अगर स्लाइटली बेसिक बनता है तो ये है आपका pH स्केल मोर देन 7। ठीक, इसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो CO3 लेके आपका एसिड कौन सा है, ये है कार्बोनिक एसिड। और चाहिए आपका सोडियम चाहिए, दैट इज आपको लेना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड। वीक एसिड बनेंगे तो ये बनेंगे स्लाइटली बेसिक होगा तो आपका pH स्केल होंगे मोर देन 7। तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2 बार 3 बार पॉज करके फिर बैक करके आप देखते रहो। अगर इसका ऊपर क्वेश्चन है तो इसी के अंदर ही होंगे या सिमिलर होंगे। क्वेश्चन नंबर 81 कंटिन्यूड। इसका मतलब है कि 81 में पहले वाला स्लाइड में जो दिया था कुछ छूट गए थे, क्योंकि एक ही स्लाइड में हम इतने सारी सॉल्ट की दे नहीं सकते। चलो इसको कंटिन्यूशन करते हैं। ये है सॉल्ट प्रोड्यूस्ड, ये है pH एसिड यूज्ड, बेस यूज्ड पहले की तरह। देखो क्या सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट। तो एसिड लेना है, सल्फेट लेके तो आ जाएंगे आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। पोटेशियम लेके एक बेस बनाना है तो आपका कौन सी बेस लोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग मिलके क्या बनाएंगे, एक न्यूट्रल सॉल्ट बना देंगे। अगर न्यूट्रल होंगे तो pH वैल्यू होंगे 7। चलो सोडियम सल्फेट NO2SO4, एसिड लोगे H2SO4। सोडियम के लेके बेस लोगे, क्या लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो pH क्या होगा, 7 होंगे। कैल्शियम सल्फेट, आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सल्फेट लेके एक ही एसिड है दैट इज H2SO4, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बेस। अब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है वीक बेस, एसिड इज स्ट्रॉन्ग, तो आपका क्या बनेंगे सॉल्ट, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक बनेंगे। अगर एसिडिक बनेंगे तो pH के न्यूट्रल इज 7, इसके थोड़ा सा नीचे होंगे दैट इज लेस देन 7, दैट इज एसिडिक। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट तो नाइट्रेट है तो नाइट्रिक एसिड लाना पड़ेगा HNO3। बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, बस स्ट्रॉन्ग में लड़ाई जब होंगे तो क्या बनेंगे, pH 7। चलो मैग्नीशियम सल्फेट H2SO4, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड कहां से आ गया भैया, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। चलो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन आपका ये है वीक बेस, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये होंगे आपका एसिडिक दैट इज लेस देन 7। करेक्ट। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इरेज हम सबको नहीं करेंगे, यह तक गलत हो गया था तो यहाँ पे हम यहाँ तक इरेज कर लिया, ये भी इरेज कर लिया। चलो ये भी इरेज कर लिया, लेकिन ये जो है ये रहेगा क्योंकि MgOH2 हम इसको रख लेंगे। चलो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, एक फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के ऊपर थोड़ी सी आपको बताते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जहां पे हमने डिटेल्ड आप लोगों को क्लास लिए थे, वीडियो रिलीज किया था एसिड बेस सॉल्ट्स के ऊपर। हाउ देखो क्वेश्चन नंबर 83, आइडेंटिफाई द फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में बी ऑब्टेन। ये एक बार फिर से देख लेना, आपका pH वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं, पहले जो दिया था उसी का ही है। आप खाली फैमिली ऑफ सॉल्ट्स आपको समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 83 दिया, हमने कोई क्वेश्चन सेट नहीं किया यहाँ पे। चलो देखो क्या है, सल्फेट फैमिली, जो सल्फेट रहेगा वही है आपका सल्फेट फैमिली। सब में सल्फेट है और कहीं पे नहीं है, तो हम बोलेंगे सल्फेट फैमिली कौन सी है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट, ये है आपका सल्फेट फैमिली। साथ में आप देखोगे उसमें पोटेशियम का जो फैमिली है, पोटेशियम की जो फैमिली है वो भी है कौन सी, K2SO4। इसका मतलब है कि नाना का फैमिली और दादा दादी की फैमिली,
ठीक है, नाना नानी और दादा दादी। यहाँ पे ये अगर नाना नानी है तो ये भी है दादा दादी का फैमिली, दैट इज पोटाशियम फैमिली। K2SO4 इज ए पोटाशियम फैमिली। ठीक इसी तरह से नाइट्रेट फैमिली, देखो नाइट्रेट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सोडियम नाइट्रेट इज ए नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट इज ए नाइट्रेट फैमिली। और अगर सोडियम फैमिली अगर कहीं पे लिखता हूँ तो सोडियम फैमिली में कौन सी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे सोडियम नाइट्रेट। देखो सोडियम नाइट्रेट, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हम वेरी इजी है, हम इसको डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आप लोग पॉज करोगे, पॉज करके इसका पूरा का पूरा देख लो, क्योंकि फैमिली के ऊपर भी कोई क्वेश्चन सेट हो सकता है। अभी तक तो क्वेश्चन कोई सेट हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी इज मोर। चलो मैं इसको डिलीट करता हूं बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, when an iron nail is dipped in an aqueous solution of copper sulfate, after some time the color of the solution changes from blue to green, colorless to light green, blue to colorless, green to blue। कहाँ क्या चेंज होंगे आपको, आप इसको पॉज करो, इसके बाद जो है आंसर कर लो, आप मिला लो, ब्लू टू लाइट ग्रीन। सो आंसर इज बी। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। So question number 84, smell of vapors of acetic acid is pungent like vinegar, sweet like rose, suffocating like sulfur dioxide, odorless like water। आपको आंसर कर लिए होंगे। आपको पता है एसिडिक एसिड क्या है, विनीगर में एसिडिक एसिड रहता है, वो आंसर यहाँ पे दे भी दिया, दिस इज पंजेंट लाइक विनीगर। चलो इजी क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्वास सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट अपीयर, इसे कलर क्या है, blue and green, green and colorless, blue and green blue and brown respectively, blue and colorless respectively। कुछ याद आया होगा आप लोगों को, क्योंकि इसका पहले दूसरी किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने आपको दूसरी क्वेश्चन के आंसर में ये क्वेश्चन के आंसर भी है। चलो आपको याद दिलवाता हूं, आप लोगों ने जिन्होंने कर नहीं पाया, मैं आपको क्लू दे रहा हूं। आपको पता है हमने क्या लिखाया था पहले, इसी MCQ में लिखाया था, when a strip of zinc metal is dipped in copper sulfate solution, क्या होता है, deep blue color of copper sulfate solution, that is copper sulfate solution की कलर क्या है, deep blue, fades due to the formation of a new substance zinc sulfate, इसका कलर क्या है, which is colorless। तो यहां से आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्या होगा, ब्लू एंड कलरलेस रेस्पेक्टिवली। हियर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमने इसका डिस्कस किया था। चलो इसका केमिकल रिएक्शन भी देख लेता हूं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्लियर, सो योर आंसर इज डी, ब्लू एंड कलरलेस रेस्पेक्टिवली। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 86, dilution of acid is highly exothermic, how will you dilute a concentrated acid। तो इस क्वेश्चन में एक आपको इंफॉर्मेशन मिल गया, क्या है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एक्सोथर्मिक। साथ साथ में ये भी याद कर लो कि बेस जो है, डाइल्यूशन ऑफ बेस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, दैट इज इफ यू एड बेस टू वाटर then it is also an exothermic reaction. However, how will you dilute a concentrated acid? By adding acid to water with constant stirring, by adding water to acid with constant stirring, by adding water to acid followed by base, by adding base to acid with constant stirring. How will you dilute it? ये तो आपको कोई भी आंसर नहीं करेंगे आप लोग, आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो एसिड जो है, आप लोगों ने आंसर कर लो, करने के बाद मैं बता रहा हूं, पॉज करके आंसर कर लिए होंगे। अब देखो क्या बताया था, एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो क्या करेंगे, जब एसिड डालेंगे वाटर में, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में, तो क्या होगा, हीट जनरेटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। Acid must always be added slowly to water with constant stirring so that heat evolved can easily be absorbed by the large amount of water. Clear? अगर उल्टा करता हूं, that is वाटर डाल देता हूं एसिड में, तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, वो जो स्प्लैश आउट हो जाएंगे and cause burns. Sudden heat generated may cause the mixture to splash out. Sudden heat generated.
क्लियर? मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 87 ये है केस स्टडी के ऊपर। ये आप लोगों को सीबीएसई 2021 अभी रिसेंटली ये आपका सीबीएसई ने ये पब्लिश किया है। आप लोग देख लीजिएगा अभी दूसरी क्वेश्चन के लिए भी। चलो हम लोग इसको रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम फ्लोटिंग इन यमुना रिवर। The primary reason behind the formation of the toxic foam is high phosphate content। मतलब आपका जो रिवर यमुना है इसमें क्या क्या फॉर्मेशन हुआ? फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक फोम वहां पे आया, फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू हाई फॉस्फेट कंटेंट इन द वेस्ट वाटर बिकॉज ऑफ डिटर्जेंट्स यूज्ड इन डाइंग इंडस्ट्रीज, धोबी घाट, हाउस होल्ड्स एक्सेट्रा। सारे डिटर्जेंट जो है यहाँ पे आके यमुना में आके ये जमा इकट्ठा हुआ। Yamuna's pollution level is so bad that parts of it have been labeled dead as there is no oxygen in it for aquatic life to survive। ये आपने समझ लिया कि क्या केस स्टडी है। आप वीडियो पॉज करके दोबारा भी पढ़ सकते हो। मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी। अब देखो क्वेश्चन में जा रहा हूं। प्रेडिक्ट द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर ऑफ रिवर यमुना if the reason for froth is high content of detergent dissolved in it। ये जो पोल्यूशन हुआ इसका पीएच वैल्यू ऑफ वाटर आपको प्रेडिक्ट करना है। रीजन क्या है कि हाई कंटेंट ऑफ डिटर्जेंट्स डिसॉल्व्ड इन द रिवर। अगर डिटर्जेंट डिसॉल्व हुआ तो इसका पीएच रेंज क्या हो सकता है, ये आपको आंसर करना है। चलो इसको वीडियो को पॉज कर लो, आंसर लिखो। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो डिटर्जेंट है वो मेनली है बेसिक इन कैरेक्टर। एक्चुअली क्या है, और डिटर्जेंट और सोप के बारे में पहले बताया था कि एनिमल और वेजिटेबल फैट को जब आप रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनेंगे? एक फैटी एसिड बनेंगे, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, उसको बोलते हैं सोप। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आपका आंसर क्या क्या होना चाहिए। ये बेसिक हो जाएंगे, हाईली बेसिक हो जाएंगे, क्योंकि ये इतनी है कि बैड This level is so bad that parts of it have been labeled as dead। तो ये बेसिक होगा तो ये है आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल से जब बेसिक होंगे तो आपका लेवल पीएच रेंज बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे शब्द हो एसिडिक है, 7 से कम है, लेकिन ये है हाईली बेसिक, दैट इज 10 to 11। सो योर आंसर वुड बी ए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which of the following statement is correct for the water with डिटर्जेंट्स डिसॉल्व्ड इन इट। डिटर्जेंट डिसॉल्व होंगे तो बेसिक होगा। चलो देखो क्या लिखा है। लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। ऑप्शन बी हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। सी हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन एज वेल एज हाइड्रोनियम आयंस। ऑप्शन डी इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोनियम आयंस। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। इसको वीडियो को पॉज करो। बाय दिस टाइम आई एम गोइंग टू इरेज इट। नाउ देखो आंसर कर लिख लिए होंगे आप मिला दो। यहाँ पे डिटर्जेंट आया तो मैंने क्या बताया था, इट विल बी बेसिक। और बेसिक होगा तो क्या होंगे, इसका हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होंगे और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होंगे। इसका मतलब है उसी वाटर में लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस तो सेम ही रहेंगे, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन जब ज्यादा होंगे तो उसे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस विल बी मोर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो योर आंसर इज बी। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। Let us read the next question. The table provides the pH value of food solutions PQRS। चलो हम टेबल देखते हैं क्या दिया है टेबल में। ये है सॉल्यूशन है PQRS। इसका पीएच वैल्यू देखा 2, 9, 5, 11। पीएच वैल्यू आपको पता है कि इसका ऊपर क्या होता है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को मेजर करने के बाद पीएच वैल्यू। चलो ये क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। Which of the following correctly represents the solution in increasing order of their hydronium ion concentration? Increasing order
मतलब कम से ज्यादा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, हम इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर करो। कर लिया आप लोगों ने आंसर? आप देखो, मैं अभी क्लू बता दूं, आंसर करने जा रहा हूं। चलो देखो, इस पर पीएच वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखिए सबसे पहले आप हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को देखो। सबसे सबसे कम कौन सा है? हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ये है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ये बेस है, मोटामोटी 7 से ऊपर है, तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इसमें होंगे लेस। इसका बाद देखो आएंगे, ये है, अगर ये 1 पकड़ता हूं तो ये होगा 2, और इसका बाद ये है 3, ये है 4, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो आपका कौन सी आंसर होना चाहिए? सबसे पहले आएंगे हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन सबसे कम है एस में। ठीक है, तो आपका आंसर एस पहले कौन सा है? तो ये वाला दोनों कैंसिल है, ये वाला भी कैंसिल है, तो आपका आंसर है सी एंड डी में कोई होगा। चलो, इसका बाद 2 नंबर में है क्यू, यहाँ पे क्यू नहीं है, सो योर आंसर इज सी। देखो लॉजिक समझ गया। इसका बाद है आर, R is 3 and 4 is P. So your answer is C. So your answer is C. चलो, let us see the next question. आप क्वेश्चन को पढ़ो, तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। चलो, इरेज कर लिया। हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फेट आयन इन रिवर यमुना में लीड टू, इसमें क्या है? पहले जो कहानी बताया था आपको कि इसमें क्या दिया था कि यमुना रिवर में आपका पहले डिटर्जेंट बोला, आप बोला कि इसमें फॉस्फेट आयन भी ज्यादा है, हाई कंटेंट। तो इसमें क्या इफेक्ट होंगे? डिक्रीज्ड लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ एल्गी, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड नो इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ एल्गी, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ एल्गी, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड डिक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ एल्गी। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को पहले पता नहीं है तो करना मुश्किल है, थोड़ा सा सोच लो। जिन्होंने कर पाया कर लिया, आंसर अभी मिला लो। हम थोड़ा सा इसका पहले आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे, फॉस्फोरस फॉस्फेट के साथ क्या संबंध है पानी में और एल्गी में। देखो, फॉस्फेट जो है इज अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर फॉर एक्वाटिक प्लांट, खाली एक्वाटिक प्लांट नहीं है, प्लांट एंड एक्वाटिक प्लांट्स। तो हमने लिखा फॉस्फेट इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट लाइफ, खाली प्लांट लाइफ मतलब एक्वाटिक भी है, बट एक्सेस फॉस्फोरस इन वाटर क्या करता है? कॉजेस इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गी, क्योंकि इसमें ये खाली एल्गी नहीं है, ये लार्ज एक्वाटिक प्लांट्स। अगर किसी पॉन्ड में, किसी रिवर में ज्यादा मात्रा में एल्गी होंगे या लार्ज क्वांटिटी या एक्वाटिक प्लांट्स होंगे, तो क्या होगा? जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो डिक्रीज हो जाएगा, which can result in decreased levels of dissolved oxygen, और dissolved oxygen कम होंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ये है नहीं कोर्स में, तब भी क्वेश्चन करके बैठा यूट्रोफिकेशन। खाली ये जानो कि अगर फॉस्फेट इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट लाइफ, ये ज्यादा होता है तो आपके एल्गी बढ़ेंगे और एक्वाटिक प्लांट बढ़ेंगे, और एक्वाटिक प्लांट बढ़ेंगे तो क्या होगा? डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएंगे। तो आपका आंसर कौन सी है? डिक्रीज्ड लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ एल्गी। सो योर आंसर इज ए। ये क्वेश्चन अगर आपका सीबीएसई में एक्चुअली देके रखा आपका केस स्टडी में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ठीक तरह से पढ़िए। Question number 87.5. If a sample of water containing detergent is provided to you, which of the following methods would you adopt to neutralize it? ऑप्शन देकर रखा। इसका पहले मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ कि अभी तक वीडियो का जो ड्यूरेशन है 1 घंटा 27 मिनट 27 सेकंड हो चुका है। जिन लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो आप लोग एक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल की आइकन भी दबाइएगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। Treating the water with baking soda, treating the water with vinegar, treating the water with caustic soda, treating the water with washing. आपको देखिए पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पे डिटर्जेंट है तो ये वाटर क्या बनेंगे? वाटर बनेंगे बेसिक। ठीक है, अगर बेसिक बनेंगे तो आपको क्या करना है? न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई एसिडिक प्रोडक्ट आपको डालना है।
तो बेकिंग सोडा इज अ बेस, तो इसमें ये नहीं डालेंगे। ट्रीटिंग द वाटर विद विनीगर, विनीगर इज एसिडिक एसिड, हाफ विनीगर डाल सकते हो टू न्यूट्रलाइज इट। सो योर आंसर इज बी। क्लियर? मैं इसको इरेज कर रहा हूं। स्टूडेंट, फॉर एनी क्वेरी ऑन पार्ट 2 और एमसीक्यूज राइट इन कमेंट बॉक्स। और एक चीज बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखी हो एसिड बेस सॉल्ट्स के ऊपर, उन लोगों ने पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। साथ में जितनी वीडियो हमने रिलीज किया था एसिड बेस सॉल्ट्स के ऊपर, डिस्क्रिप्टिवली वो भी पढ़िएगा। आई थिंक मैंने पूरा कोर्स कवर कर दिया, सारे एमसीक्यू इसके अंदर ही आना चाहिए या थोड़ा सा डिफर होना चाहिए, तो कोई बात नहीं है, इसके अंदर ही आएंगे आप एमसीक्यूज। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा मेरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखकर। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बेल की आइकन भी दबाइएगा फॉर नोटिफिकेशन। थैंक्स।